Hello friends, welcome to the Hindu editorial and current affair analysis. Today at the 22nd of the August 2023 we will discuss the Hindu editorial. तो आज है 22 अगस्त और द हिंदू में पब्लिश एडिटोरियल को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि आज जो है 22 अगस्त है और 22, 23, 24 3 दिनों तक साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है। तो इसी पर एक व्यापक आर्टिकल आया हुआ है। तो अभी आज सुबह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका रवाना हो चुके हैं और आज ही से ये कार्यक्रम शुरू है। तो 22, 23, 24 अगस्त को चलेगा। इसके बाद हम जानते हैं 8 और 9 को G20 की समिट भी होने वाली है, जो भारत में ही होगी, नई दिल्ली में होगी। तो इसमें जो आर्टिकल है द ब्रिक्स टेस्ट फॉर इंडियाज मल्टीपोलैरिटी रियोटिक, तो ये जो है आर्टिकल जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहे हैं, ब्रिक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, भारत क्यों जुड़ा है और इसका जो मल्टीपोलैरिटी को किस तरह रिप्रेजेंट करता है, भारत का किस तरीके से इसमें एडवांटेज है, चांसेज क्या हैं और वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इसका रोल है। तो इससे पहले जो है हम आर्टिकल शुरू करें, आइए एक नज़र डालते हैं ब्रिक्स पर, ये एक्चुअल में समिट है क्या। तो ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है जो हर साल एक सम्मेलन करते हैं और विश्व के जो एजेंडा चल रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन है विश्व की, जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं उन्हें देखा जा रहा है। साथ ही साथ हमारे कोऑपरेशन को भी इसमें देखा जाएगा। तो जो ब्रिक्स के एक्चुअल देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश इसके मेंबर हैं। इनमें से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका को बाद में ऐड किया गया है। यानी ब्राज़ील, जो वर्ल्ड मैप पर अगर हम देखें तो ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, रसिया, ये देश हैं। ब्राज़ील को लास्ट में जोड़ा गया था और इससे पहले इसे ब्रिक कहा जाता था। यानी ब्रिक्स को देखा जाए ये है क्या, तो ये एक्चुअल में जो वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमीज हैं, जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने 2010 में इसे बनाया था ब्रिक्स को, और उससे पहले इसे ब्रिक कहा जाता था। यानी 2001 में एक इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैक, जो जिम ओनेल ने कहा था कि जो भविष्य में एक ब्रिक्स संगठन बनेगा, ये एक्चुअल में दुनिया का जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज होंगे उन्हें कलेक्टिवली डोमिनेटिंग जो है, वो कलेक्टिवली जो है पूरे वर्ल्ड पर 2050 तक वो डोमिनेंस होगा। जैसा कि हम आर्टिकल्स वगैरह में देखते हैं कि 2050-60 तक ऐसा कहा गया है। 2060 तक चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा और भारत, इंडिया 2nd पोजीशन पर होगा, अमेरिका 3rd पर पहुंच जाएगा इकोनॉमिक मामले में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये संगठन बनाया गया था। अगर बता दें, इसके जो प्रेजेंट टाइम के मेंबर हैं, ब्राज़ील, इसके राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। साउथ अफ्रीका ही जो है 2023 में होस्ट कर रहा है। अच्छा, होस्ट की हम बात बता दें तो इसके होस्ट का एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया बनाया गया है कि जो इनके एब्रिविएशन बनाए गए हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक, इसी लेटर के आर्डर में इन्हें होस्ट करने की जो प्रेसिडेंसी दी जाती है। यानी 2023 में साउथ अफ्रीका कर रहा है तो 2024 में ब्राज़ील करेगा, 2025 में रसिया, 2026 में भारत और 2027 में चाइना, 2028 में फिर से साउथ अफ्रीका करेगा। इस तरीके से अगर किसी एक देश का होस्ट और एक ईयर अगर याद हो जाए तो हम इसको जो है उसके अल्फ़ाबेटिकल आर्डर जो उनके हैं, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर नहीं, ये जो ब्रिक्स का आर्डर है, इसके आर्डर के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। अगर देखा जाए इसमें जो है इसका फार्मेशन कब हुआ था, तो ये सितंबर 2006 में से इसका फार्मेशन हुआ था और एक्चुअल में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 61st सेशन था, वहीं पर ये बातचीत हुआ और वहाँ पर इसका सेशन जो है बनाने की बात की गई थी, जिसमें जो है फर्स्ट ब्रिक्स समिट जब हुआ तो लूला डी सिल्वा, दिमित्री मेदवेदेव, मनमोहन सिंह और हूँ जिताऊँ, ये लोग शामिल थे। बाद में साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया गया। तो हम देखते हैं कि जो है इसका जो ये एक्चुअल में किस तरीके की संस्था है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन पर्पज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है। तो इसके जो है फंडिंग कहाँ से आती है, तो फंडिंग इसके मेंबर स्टेट ही करते हैं और कहीं और से फंडिंग नहीं आती है। ब्रिक्स नेशन का इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है, ब्रिक्स नेशन का जो अभी हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रहा है। उस क्रम में देखा जाए करीब करीब दुनिया के 40 से ज़्यादा देश हैं जो ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर होने के बाद भी, क्योंकि वहाँ पर पार्शियलिटी दिखती है, इसलिए जो है ब्रिक्स के लोग मेंबर बनना चाहते हैं। जैसे
ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, बोलिविया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथियोपिया, क्यूबा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कॉमरोस, गैबन, कजाकिस्तान, ये इसके अलावा और भी देश हैं। कुल करीब 40 देश हैं जो ब्रिक्स जो है समिट है इसके मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, डेमोक्रेटिक सेटलमेंट, डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट दिख रहा है। तो आइए आते हैं हम मेन आर्टिकल पर, द ब्रिक्स टेस्ट फॉर इंडियाज मल्टीपोलैरिटी रियोटिक। देखा जाए जो राइटर हैं हैप्पीमोन जैकब, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर पढ़ाते हैं, और इन्होंने जो है एक फाउंडेशन भी किया है, काउंसिल ऑफ स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस रिसर्च की एक फाउंडर भी हैं। देखा जाए इनके जो आर्टिकल में कहते हैं कि जैसे ही भारत अब जो है इस सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, तो हम देखते हैं किसी सम्मेलन की जब शुरुआत होती है तो कुछ एजेंडा तय कर दिए जाते हैं। उस एजेंडा के अकॉर्डिंग जो है हम पहले कोई समिट होती है, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर यहाँ पर जो चॉइस रखे जाते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं ब्रिक्स नेशन की, तो ये मैकियन चॉइसेस की बात कीजिए, नेविगेटिंग ट्रिकी मैकियन चॉइसेस, इस वर्ड का मतलब क्या है? ये एक्चुअल में वर्ड जो है बहुत सोच समझ कर लिखा गया है, क्योंकि इसका एक्चुअल मतलब होता है जो एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर ना हो, फिक्स ना हो, जैसे ब्लैक एंड वाइट, यानी हमारी जो चॉइस है वो डुअलिज्म की बात करता है, यानी एक एग्जैक्ट फिक्स पोजीशन नहीं है, डुअलिस्टिक नेचर है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारे चाइना के साथ रिश्ते ठीक नहीं हैं, यूनाइटेड नेशन में जब हम बात करते हैं परमानेंट मेंबरशिप की, तो चाइना विरोध करता है। जब पाकिस्तान के किसी आतंकवादी को हम नॉमिनेट करना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन पर, वर्ल्ड लेवल पर, चाइना अपोज करता है। वहीं हम जो है SCO के मेंबर बन बैठे हैं, हम जो है G20 के मेंबर हैं, हम ब्रिक्स के मेंबर हैं, और बहुत सारे संगठन हैं जिसमें चाइना के साथ हम मेंबर हैं, और SCO में तो हम पाकिस्तान भी मेंबर है, जो कि आतंकवाद को ख़त्म करने की बात करता है। तो यहाँ पर एक मैकियन चॉइसेज वाली नेविगेटिंग ट्रिकी मैकियन चॉइसेज वर्ड जो है काफ़ी अप्रोप्रिएट है, कि हमारे जो नेचर है डुअलिस्टिक हो गए हैं, और इस प्रेजेंट टाइम के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर देश तक करना है, इसमें आवश्यक भी हो गया है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल हमारा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है। अमेरिका जहाँ पर रसिया और यूक्रेन के लड़ाई का मेन कारण बना हुआ है, वहाँ पर जो है वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका उसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। वहीं पर देखा जाए तो भारत ने यूनाइटेड नेशन में जो है रसिया के खिलाफ एब्सेंट रहा, जबकि अमेरिका ने भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, और साथ ही साथ अमेरिका ने साफ साफ कहा था कि हम कोई एक्शन भी नहीं लेंगे। इसके अलावा भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो मैकियन चॉइसेज ही है, ब्लैक एंड वाइट है, डुअलिस्टिक नेचर है, और यहाँ पर जो उथल पुथल विश्व में चल रहे हैं उन्हें हमें बैलेंस करने की आवश्यकता है। अतः जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है साउथ अफ्रीका में, इसमें जो है हमको मेन जो हमारा स्ट्रेस होना चाहिए, मेन फोकस जो होना चाहिए कि इंडियन डिप्लोमेसी जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किस तरीके से अपना एक इम्पोर्टेंस स्थान और भी बनाती है, मल्टीपोलैरिटी को जो है एक और भी बहुत बड़ा ग्रोथ देती है। क्योंकि विश्व में जो है रसिया और अमेरिका पहले दो पोल हुआ करते थे, अब चाइना भी हो गया है, भारत भी हो गया है। तो पूरा इसके साथ साथ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी यूनाइटेड नेशन को चैलेंज करते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और भारत के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो है मेंबर स्टेट हैं उनके साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे तो यहाँ से इकोनॉमिक फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, हमने ऐसा कहा, परंतु क्या ये रियल लाइफ में ऐसा दिखता है? नहीं दिखता है। हमारे जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट होते हैं जो अपने ही मेंबर के बीच, जैसे यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो बहुत अच्छे रिश्ते नहीं दिखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि रसिया में जो क्राइसिस आया है जो वहाँ के युद्ध की वजह से, तो भारत ने रूपी करेंसी में पेमेंट करना शुरू कर दिया, परंतु कुछ समय बाद रसिया ने रूपी करेंसी को लेने से ही मना कर दिया और कहा कि आपको युआन में पेमेंट करे या दिरहम में पेमेंट करे, सऊदी अरेबिया चाहे यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी को पेमेंट करे। इससे पता चलता है कि हमारे जो है रिश्ते जो हैं अच्छे तो हैं, लेकिन उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर हमें होना चाहिए। तो ये जो ब्लॉक है ये एक्चुअल में क्या कर सकता है, बहुत बार इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अपने ही देशों के बीच कुछ कलह भी है, इसे जो है रिवाइव करने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं देगा। अब अगर बात करें जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है फ्यूचर में, हम ब्रिक्स नेशन अपने आपसी मतभेदों को होने के बावजूद
अगर हम एक यूनिटी बना दें, एक एंटिटी बनकर काम करें, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो फ्यूचर है उसमें हम काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल निभा सकते हैं। अगर बात की जाए जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, जो चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, तो एक्चुअल में वो यूनाइटेड नेशन सिस्टम को ही चैलेंज कर देते हैं, और इससे ब्रिक्स नेशन को या ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा जो भूमिका मिलता है, इसको एक बहुत समझिए ऑक्सीजन मिल रही है। ग्लोबली देखा जाए तो जो ब्रिक्स है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं, चाहे G7 है, उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। G20 से छोटा है, क्योंकि G5 में भारत नहीं है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन घट जा रहा है। G7 में भारत है ही नहीं। G20 में भारत के साथ साथ दुनिया के ऐसे बड़े बड़े देश सम्मिलित हैं, जो कि इकोनॉमिक पोजीशन उनकी अच्छी है, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उनका एक रोल है। मैनी पाथ्स टू ग्लोबल गवर्नेंस। अब ग्लोबल गवर्नेंस की बात की जाए तो ग्लोबल गवर्नेंस को देखा ही जा रहा है कि फेल हो गए हैं, और जो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसें हो रही हैं ये यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन जो है बना, तो यूनाइटेड नेशन जब बना है 1944 में, तब से हम देखते हैं कि उसका मेन पर्पज है कि वर्ल्ड में पीस स्थापित किया जाए, शांति कायम किया जाए, और यहाँ पर जो है देखते हैं कि उसके अपोजिट हो रहा है। भारत पाकिस्तान कई बार युद्ध हैं जिसमें पाकिस्तान भारत पर हमला किया, चाइना ने भारत पर हमला किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया इजराइल ईरान आपस में लड़ते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ रहे हैं, रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए दुनिया के हर जगह, और अफ्रीका के देश तो महा उपद्रव में पड़े हुए हैं। इस तरीके से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी फंडिंग लेता है, परंतु एक्चुअल में देश में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो ग्लोबल गवर्नेंस को स्थापित करने की जिम्मेदारी उसकी थी, वो एक फेल इंस्टीट्यूट है। बस उसका अस्तित्व सिर्फ इसलिए है कि उसके जैसा कोई इंस्टीट्यूट है नहीं, और सभी देशों के प्रतिनिधि कम से कम एक जगह बैठ करके बात तो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी पॉलिटिक्स में एक दूसरे से बात करना अति आवश्यक है। इसलिए वो अपनी कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्थापित करने के रूप में ही केवल अब एक यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता है, अदरवाइज कोई रिलेवेंस उसका बचा नहीं है। इस क्रम में जैसा कि हमने कहा कि अब यूनाइटेड नेशन की जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसके जो बहुत ज़्यादा काम वो नहीं कर रहा है, उसको फेलियर जैसी टेंडेंसी दिख रही है, उसके वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, ब्रिक्स वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर सकता है, जो उस वैक्यूम को क्रिएट जो हुआ है उसे फुलफिल कर सके। जैसा कि हमने कहा कि 40 से ज़्यादा देश हैं जो अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं कि वो सम्मिलित हो जाए, और अब ब्रिक्स केवल 5 देशों का समूह न होकर के एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने। आगे देखा जाए जो ब्रिक्स है, चाहे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन की तरह नहीं है, यहाँ पर जो है सभी मेंबर को बराबर की वोटिंग राइट मिलती है। जैसे यूनाइटेड नेशन में 5 देश हैं परमानेंट मेंबर, और 10 जो है परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट हैं। तो 5 को जो है वोटिंग राइट अलग तरीके से मिलती है, और उनके पास एक्चुअल में जो है एक ऐसी पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी बिल पर अगर उनकी सहमति नहीं है तो वीटो पावर का प्रयोग कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की तरह वो दिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये एक डेमोक्रेटिक क्राइटेरिया को मेंटेन करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुड नॉट बी द प्लेस फॉर हेजेमोनिक परफेक्शन बट डेमोक्रेटिक इम्परफेक्शन। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर पर पॉलिटिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमें हेजेमोनी नहीं दिखना चाहिए किसी एक देश का, जैसे कि केवल चाइना चाहे जो हो, केवल रसिया जो चाहे, जो ब्रिटेन चाहे, जो फ्रांस चाहे, जो अमेरिका चाहे। तो एक देश का हेजेमोनिक इम्प्रिंट हम देखते हैं, हमेशा दिखता है जब भी कोई वर्ल्ड लेवल पर बातचीत चलती है, तो कोई 1 या 2 देश इसमें ऐसे आ जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए डेमोक्रेटिक सिचुएशन क्रिएट किया जाए, तो वहाँ हो सकता है कि परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन न बने, थोड़ा इम्परफेक्शन हो, तो वो सही है, परंतु डेमोक्रेटिक होना चाहिए। न्यू दिल्लीज डायलेमा। अब भारत सरकार के लिए नई दिल्ली के लिए क्या क्या डायलेमा है, तो सबसे बड़ी डायलेमा है कि भारत जो है दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री के पक्ष में हो, चाहे वेस्टर्न कंट्री के पक्ष में नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत का जो है क्या है, भारत क्वाड का मेंबर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका भारत है। G20 का मेंबर है। G7 और का भारत मेंबर नहीं है, परंतु इसको हमेशा एक गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। ब्रिक्स का मेंबर है, ये SCO का मेंबर है। तो इस तरीके से देखा जाए ग्लोबल साउथ की बात होती है, तो एक ही टाइम पर हम हर ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर बन गए हैं। इस तरीके से देखा जाए जो वे कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहे हैं वेस्टर्न मल्टी
लेटरल जो है फोरम है, जैसे कि हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये सब क्या है, वर्ल्ड बैंक पर अमेरिका की चलती है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर यूरोप की चलती है। इसके अलावा विश्व के कई देश चाहे मरे या जिए कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से देखते हैं भारत हर जगह अपने एक बैलेंस अप्रोच को अपना रहा है, परंतु क्या सबके साथ एक तरीके से एक बैलेंस अप्रोच बना करके सबके साथ मेंबरशिप ले करके चलना सही है कि नहीं है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में देखते हैं यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, भारत यूनाइटेड नेशन में वोटिंग होती है तो अपसेंट रहता है, लेकिन वहीं भारत पाकिस्तान का जो मामला है कश्मीर इशू को लेकर के, जबकि कश्मीर भारत का है, दुनिया के हर देश अपने मैप में जब वो रिप्रेजेंट करते हैं भारत को, तो वो भारत के हिस्से को दिखाते हैं कश्मीर के रूप में, लेकिन फिर भी इस मामले को सुलझाया नहीं जा रहा है। इस तरीके से जो डुअल नेचर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी एक जो है क्वेश्चन बनता है। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में न तो कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, इसलिए हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए और न ही उसके मेंबरशिप को हमें छोड़ना चाहिए। इंडिया डज नॉट ओनली बिलोंग टू देम मोर सो चाइना और हेल्मिंग प्रेजेंस इन देम मेक्स इट ए लेस देन परफेक्ट जियोपॉलिटिकल चॉइस फॉर इंडिया। तो भारत की बात की जाए तो जो ब्रिक्स या एससीओ में है या ग्लोबल साउथ में है, अब केवल वहाँ भारत चाइना के साथ साथ जो है एक केवल मेंबर नहीं है, वहाँ के जो भी सिचुएशन हो रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल चॉइसेस बन रही हैं, उसमें भी भारत का एक रोल है। और G20 G7 क्वाड, स्पेशली क्वाड की वजह से चाइना भारत से थोड़ा सा उसको समस्या रहती है, लेकिन वो एससीओ से हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो बस जो वर्ल्ड में सिचुएशन चल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, भारत एक्चुअल में जो ट्रेडिशनली इसका अप्रोच रहा है कि किसी भी बड़े बड़े ब्लॉक के क्रिएशन के हम अगेंस्ट रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल स्पिरिट कहता है अगर ग्लोबल गवर्नेंस हमें स्थापित करनी है, उसमें इक्विटेबल सिचुएशन पैदा करनी है, मल्टीपोलैरिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें ब्लॉक या ग्रुपिंग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जैसा कि मल्टीपोलैरिटी की बात की जाए, इन द इंडियन हिस्टोरिकल इमेजिनेशन इज अबाउट इक्विटी, इंक्लूजन एंड रिप्रेजेंटेशन, नॉट ब्लॉक रिवालरी, आइडियोलॉजिकल और अदरवाइज। तो मल्टीपोलैरिटी का मतलब होना चाहिए कि वहाँ पर इक्विटी हो और सभी राष्ट्रों का इंक्लूजन हो, उनके रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपर हो। जैसे कि यूनाइटेड नेशन में केवल 5 देशों का वीटो पावर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जो नए नए ब्लॉक क्रिएट किए जाएंगे तो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, एक रिवालरी क्रिएट होगी। जैसे कि जब भी भारत क्वाड के सम्मेलन करता है तो चाइना ऑब्जेक्शन जरूर करता है। इस तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमको ध्यान में रखने की बात है। साथ ही साथ जो चाइना क्वेश्चन की बात आर्टिकल में कही गई है, इसमें एक बात है कि नो डाउट ए मल्टीपोलर वर्ल्ड रिक्वायर स्ट्रांग अल्टरनेटिव ग्लोबल फोरम। एक मल्टी जो है ग्लोबल फोरम की आवश्यकता है। हमें डी डॉलराइजेशन की बात इस समय चल रही है कि पूरा जो वर्ल्ड ट्रेड है केवल डॉलर में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब जब भी डी डॉलराइजेशन की बात हुई है तो युआन जो चाइनीज करेंसी है वही स्ट्रेंथन हुई है। प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट से भी हम देख सकते हैं कि रसिया ने भारत को रुपी करेंसी में व्यापार करने से मना कर दिया और युआन की डिमांड कर दिया। तो ऐसा पहले भी हो चुका है, जब जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो युआन की प्रमुखता बढ़ेगी। इसके अलावा देखा जाए तो भारत की तुलना में चाइना बहुत आगे है इकोनॉमिक सिचुएशन में, उसका इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादा है। उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया है, एक डिप्लोमेटिक बैंडविड्थ क्रिएट कर रहा है और उसके वजह से जो है ब्रिक्स देशों के साथ साथ दुनिया के अलग देशों पर भी अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। और भारत के पास रिसोर्स की कमी होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और जो हम करते भी हैं श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश के लिए, तो वो लोग केवल एक स्वार्थपूर्ण तरीके से काम करते हैं। वो हमारे इन्फ्लुएंस में इस तरीके से नहीं आते हैं जैसे चाइना, क्योंकि चाइना बहुत पैसा देता है। इस तरीके से देखा जाए वर्ल्ड में दो पोलैरिटी जो डुअल पोलैरिटी वाली सिचुएशन है, वेस्ट सेंट्रिक पोलैरिटी और एक चाइना सेंट्रिक पोलैरिटी। तो भारत के इन दोनों में न होकर के एक बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज ये एक समस्या क्रिएट कर सकता है। हु मे सी मेरिट इन चाइनाज एफर्ट टू एक्सपेंडिंग मेंबरशिप ऑफ द ओज फोरम। अब हमारे पास कोई भी फोरम है तो अगर वहाँ के मेंबरशिप बढ़ाया जा रहा है तो चाइना इस पर एफर्ट डाल रहा है, उसका मेन पर्पज है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए। इसलिए भारत को यहाँ ये आवश्यकता है कि हम एक बैलेंस अप्रोच अपनाएं। हमें किसी भी देश के साथ जो है न दुश्मनी लेना है और न बहुत ज़्यादा घनिष्ठता करना है जिससे कि दूसरा देश नाराज हो जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है द सऊदी अरेबिया यूएई डिवाइड बिकम पब्लिक। तो इस आर्टिकल में एक्चुअल में बात जो है भारत की नहीं की गई है। इसमें सऊदी अरेबिया
और यूनाइटेड अरब अमीरात की बात की जा रही है, उनके बीच जो है उतनी घनिष्ठता है नहीं जितने वो दिखती है। इसी को लेकर के आर्टिकल है। इसमें हमें समझने की आवश्यकता है कि जो वर्ल्ड में पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ऑर्डर में पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें क्या चेंजिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि दो देशों के बीच रिवालरी किस तरीके से चली, उनके बीच क्या एक्चुअल फैक्टर है और क्या हम उसके वजह से अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वर्ल्ड ऑर्डर में जो डिप्लोमेसी है कुछ स्ट्रांग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए जो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात है, इनके बीच जो रिवालरी है वो पहले नहीं थी। पहले इनके बीच जो है रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जो है बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि जहाँ पर इनके लिए ऐसी समस्याएं आ गई। मेनली ईरान को लेकर के, कतर को लेकर के, इजराइल को लेकर के, चाहे जो उनका ओपेक संगठन है, इन सब देशों के बीच लेकर के कुछ न कुछ मतभेद रहे हैं। साथ ही साथ उनका जो है मतभेद कभी जो है यमन देश को लेकर के भी हो गया है, जहाँ पर इनके रीजनल पॉलिटिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रखते हैं। तो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात जो हैं बहुत सारे जगहों पर पार्टनर रूप में बहुत अच्छे काम किए। जैसे कि यमन में उन्होंने वार के टाइम काम किया, जब अल सीसी जो रिजीम है इजिप्ट में अभी भी राष्ट्रपति हैं, उनको स्थापित करने में लोग साथ थे। जो रीजनल थ्रेड था उसको भी, ईरान जो एक रीजनल थ्रेड बन रहा था, उसमें ये लोग साथ थे। मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ दोनों थे, जो कि वहाँ की एक पार्टी है इजिप्ट की। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो कतर के खिलाफ दोनों लोग साथ थे, सूडान में भी साथ थे। लेकिन इनके बीच मतभेद इस तरीके से क्रिएट हो गए, जब ओपेक प्लस की मीटिंग हुई उसमें जो है थोड़े से प्रॉब्लम इनको देखने को मिला और फिर धीरे धीरे डिफरेंसेज वर्ल्ड के सामने आने लगे। लेकिन देखा जाए तो जो अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब अमीरात और ये सऊदी अरेबिया है, ये दोनों एक्चुअल में देखा जाए तो एक वेस्टर्न एशिया में अपने आप को एक बहुत बड़ा हब के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दुबई पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा हब बन चुका है बिजनेस के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उस तरीके का काम सऊदी अरेबिया भी करना चाहता है, लेकिन वो एक्चुअल में अभी उस तरीके से अपने जो है ट्रेड को एक्सपेंशन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि दुबई का एक अलग स्थान बन चुका है। इसी को लेकर के इन लोगों के बीच मतभेद हो रहे हैं। एक्चुअली ये कारण है। यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया ने यमन में अपने सेना को झोंक दिया, लेकिन साथ ही साथ इनका मेन फोकस ये है कि वहाँ का डेवलपमेंट होने के साथ साथ इनके वहाँ पर पोर्ट पर भी कंट्रोल हो जाए। जैसे यमन का पोर्ट है स्कोट्रा आइलैंड जो गल्फ ऑफ एडन में है, और पेरिम आइलैंड जो कि बाब अल मंदाब के माउथ पर है, उस पर ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। यूएई का एक्चुअल में उस पर मैरीटाइम फुटप्रिंट स्थापित हो गया है और सऊदी अरेबिया भी चाहता है। इसलिए अगर देखा जाए इनके बीच जो है कुछ न कुछ मामले ऐसे एक्चुअल में है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर की है, जैसे कि ईरान में, सीरिया में या अन्य देशों में उनके साथ चलते हैं। इस तरीके से देखा जाए इस आर्टिकल में यही बताया गया है, इसमें भारत का पक्ष जो है सिर्फ ऑब्जर्वेशन के रोल के रूप में है, हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। तो इसके लिए एक बात ये भी कही गई, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ईरान के साथ तो भारत की दोस्ती रही है, लेकिन ईरान जो है इन दोनों का दुश्मन रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इसके साथ देखा गया है जल्द ही अपने रिश्ते को सुधार रहा है चाइना के इंटरवेंशन के बाद। लेकिन यूएई इससे खुश नहीं है, उसको लगता है कि ये बहुत जल्दीबाजी है। लेकिन वहीं देखा जाए इजराइल से यूएई ने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, फिर उसके बाद अरब ने भी हाथ बढ़ा लिया। तो ये भी एक टेंशन का मुद्दा है, क्योंकि इजराइल को ये लोग फ़िलिस्तीन को एक नया देश के रूप में दर्जा देना चाहते हैं पूरी अरब कंट्री, और इजराइल ऐसा नहीं चाहता है। इस वजह से भी ये टेंशन है। इस आर्टिकल में पूरी ऐसी ही चर्चाएं की गई हैं कि इन दोनों के बीच किस बात को लेकर के कंटेंशन है और किस बात को लेकर के फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। यानी एक्चुअल में इनके बीच जो है जो मेन कंपटीशन है वो अपने रीजन में लोकल पॉलिटिक्स में इनको ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए है। साथ ही साथ इनका जो मेन फोकस है कि ये कनेक्टिविटी बढ़ाएं, टूरिज्म, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी को ये प्रमोट करना चाहते हैं, जिससे पीपल फ्रेंडली बन सके। जैसा कि हमने देखा यूनाइटेड अरब अमीरात तो भारत के साथ इतना उसके रिश्ते सुधर रहे हैं कि वहाँ के शेख ने मीटिंग में भारत में आकर कहा जय सिया राम। साथ ही साथ यूएई में देखा गया है कि वहाँ पर हिंदू मंदिर बनाए गए हैं, वहाँ पर जो है हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ के कल्चर को जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और दुबई में रामायण महाभारत भी पढ़ाया जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं पूरे वर्ल्ड में चाइना की पॉलिटिक्स किसी को भी लिए खतरनाक है, लेकिन भारत की पॉलिटिक्स सबके लिए जो है अफोर्डेबल है, एक
फ्रेंडली नेचर है। इस वजह से भारत के साथ अब अगर अपने पॉलिटिक्स को बढ़ाएंगे, फ्रेंडशिप को बढ़ाएंगे, तो उनका इकोनॉमिक जो है प्रोग्रेस होगा। और इसी बात को फोकस है। इन दोनों देश आपस में चाहते हैं कि वेस्टर्न एशिया में एक सुपर पावर बन सकें। मणिपुर पिछले 3 महीनों से या करीब 4-5 महीनों से, मई महीने से ही काफ़ी चर्चा में रहा है वहाँ पर वायलेंस की वजह से। लेकिन अब वहाँ पर एक चर्चा आ गई है कि क्या वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है, क्या वो सच में सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसी रेफरेंस में आर्टिकल है, डीप इन डिसएरे, फेलियर टू होल्ड असेंबली सेशन सो डेप्थ ऑफ क्राइसिस इन मणिपुर। तो एक्चुअल में देखा जाए मणिपुर में असेंबली सेशन को कैबिनेट ने जो है उन्हें गवर्नर से कहा था कि क्या करें, वहाँ पर परमिशन दें और वहाँ पर जो है असेंबली जो है काम करे। लेकिन वहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो मणिपुर की है, वहाँ पर वो 21 अगस्त को यानी कल से शुरू होने वाली थी। लेकिन वहाँ पर जो गवर्नर अनसुईया उइके ने परमिशन ही नहीं दिया। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर क्राइसिस इंटरनली है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट भाजपा की है, स्टेट गवर्नमेंट की भाजपा की है और गवर्नर भी भाजपा के पहले मेंबर रह चुकी हैं। अब इस तरीके से देखा जाए 4 अगस्त को जो है कैबिनेट ने रिकमेंड किया था, एडवाइस किया था, लेकिन 21 अगस्त को दिन को लेकिन राजभवन ने कोई नोटिफिकेशन इशू ही नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उससे कहीं ना कहीं गवर्नर भी इसके पक्ष में नहीं है। और लेजिस्लेचर चाहती है कि जो लेजिस्लेचर की बात कीजिए, जो कुकी एथनिसिटी के हैं उसमें 10 एमएलए हैं, 10 एमएलए में 7 एमएलए बीजेपी के ही हैं। और उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि वो जब सेशन चलेगा असेंबली सेशन तो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के जो एटमॉस्फेयर दिख रहा है, प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर दिख रहे हैं, वो जो वायलेंस की सिचुएशन दिख रही है उससे उनको डर लग रहा है और ये जो है इसको शायद सपोर्ट अटेंड न कर सकें। इस क्रम में देखा जाए जो गवर्नर की पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, उसमें एक बात साफ है कि गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा गया गवर्नर ने उसको डिक्लाइन कर दिया। लेकिन इसके साथ ये भी बात है, गवर्नर को कम से कम इतना तो जरूर पता होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन का जानकारी नहीं होगा। कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है, आर्टिकल 174 अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि हर असेंबली में, स्टेट लेवल पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में और यूनियन लेवल पर पार्लियामेंट में 6 महीने के मतलब कोई भी 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो मार्च में सेशन हुए थे, अब प्रेजेंट टाइम में सेशन नहीं होंगे, तो 2 सितंबर के बाद 2 सितंबर के बाद वहाँ पर 6 महीने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल गैप दिया गया है 6 मंथ का, वो क्रॉस हो जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक इनवैलिड क्राइटेरिया क्रिएट हो जाएगा कि गवर्नर परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नर का रीजन कुछ भी हो, लेकिन अभी वो सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, ये बात है कि वहाँ की जनता और वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी भी डिमांड कर रही हैं कि वहाँ पर असेंबली की मीटिंग कराया जाए, वहाँ पर ये जो वायलेंस हुए डिस्कस किया जाए और ये किसी न किसी तरीके से इसका एक सोल्यूशन लाया जाए। लोगों के बीच जो है मणिपुर की गवर्नमेंट एक कम्युनिकेशन स्थापित करे जनता के साथ ही साथ यूनियन मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर, ये यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर को रिकमेंड भी किया है। साथ ही साथ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की जो मैती कम्युनिटी है उन लोगों को भी ये जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये अगर सेशन नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को एक धक्का लगेगा और हो सकता है कि मामला कोर्ट तक चला जाए। इसलिए अति आवश्यक है वहाँ पर किया जाए। इस तरह से वहाँ राजनीति भी शुरू हो गई है और ये चीज़ें जल्दी से जल्द सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। साथ ही साथ इसमें एक और केस चलने लगा है कि वहाँ पर जो है हाई कोर्ट है, मणिपुर हाई कोर्ट, उसमें एक्चुअल में कोई चीफ जस्टिस नहीं है प्रेजेंट टाइम में। वहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं और जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, उन्हें ही नियुक्त किया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है परमिशन भी, कॉलेजियम की जो रिकमेंडेशन थी उन्हें जो है परमिशन भी दे दिया है, लेकिन अभी मणिपुर गवर्नमेंट उन्हें शपथ ग्रहण नहीं करवा पाई है। इस तरीके से ये दोनों इशू क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की बात है और गवर्नर को इतनी तो अवेयरनेस ज़रूर है, उनके एडवाइज़र ने अवेयर किया होगा कि 2 सितंबर के ये डेडलाइन ख़त्म हो रही है। हो सकता है 2 सितंबर के पहले सिचुएशन ऐसा बने कि असेंबली सेशन कराया जा सके। तो आज के आर्टिकल में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसको एनालाइज करना पड़ता है और साथ ही साथ अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, हम और भी वीडियो बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जय हिंद, जय भारत।